हेलो बच्चों, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो नाउ लेट्स लुक इनटू दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एक्सप्लेन ब्रीफली PCR विच स्टैंड्स फॉर द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सेकेंड है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंड DNA। थर्ड है काइटिनेज। तो सबसे पहले हम PCR की बात करेंगे। सो दैट इज गोइंग टू स्टैंड फॉर द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अच्छा, हम इसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं? अब देखो, अगर हम टर्म से समझने की कोशिश करें तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे पॉलीमराइजेशन हो रहा होगा, और वो भी काफ़ी ज़्यादा बार पॉलीमराइजेशन हो रहा होगा, है ना। तो देखो क्या होता है। फॉर एग्जांपल, ये रहा हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और हमारी कोई डिजायर्ड सेगमेंट है जिसको हमें एम्पलीफाई हम करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये रही हमारी डिजायर्ड सेगमेंट ऑफ डीएनए जिसको कि हम एम्पलीफाई करना चाहते हैं। तो हम इसकी मल्टीपल कॉपीज बनवा सकते हैं, इवन बिलियंस तक कॉपीज बनवा सकते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस PCR। तो PCR का अगर हम यूज देखें तो आप मुझे बताओ कि फॉरेंसिक्स में तो बिल्कुल यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम क्रिमिनल जो एविडेंसेस की बात करें तो हमें पता है कि RBC से तो नहीं हो सकता हमें DNA ऑब्टेन, न्यूक्लियस नहीं होता। उसके बाद में हम मेगा कैरियोसाइट से भी नहीं हो सकता। तो कहाँ से हम करवा सकते हैं PCR? विद द हेल्प ऑफ दिस WBCs करा सकते हैं। इसके अलावा डिजीज डायग्नोस्टिक्स में भी बहुत यूजफुल है दिस PCR। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी की बात करो तो आपको पता है कोविड में एक RT-PCR करके आपने पढ़ा होगा। तो दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ PCR, जहाँ पे कि हम पॉलीमराइजेशन ही करा रहे हैं जिससे कि हमें बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज मिले DNA की। तो देखो, दिस PCR इट वाज इन्वेंटेड बाय सर केरी मुलिस इन द ईयर 1983। ऑलराइट, जिसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। इन्होंने 1983 में इसको इन्वेंट किया, और इनको 1993 में नोबेल प्राइज भी मिला इन केमिस्ट्री फॉर इन्वेंटिंग दिस PCR। अब PCR के कुछ स्टेप्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस डीनेचुरेशन, अनीलिंग एंड एक्सटेंशन। अब बिफोर जंपिंग ऑन टू द स्टेप्स, हम एक बार देख लेते हैं कि हमें सामान क्या क्या चाहिए PCR के लिए। देखो, अगर हम सामान की लिस्ट बनाए कि हमें क्या क्या चाहिए PCR के लिए, तो सबसे पहले हमें चाहिए एक टैग पॉलीमरेज। ये टैग पॉलीमरेज ऑब्टेन होती है थर्मस एक्विटिकस से। बेसिकली जो थर्मोफाइल है, सो दैट इज गोइंग टू बिलोंग टू आर्के बैक्टीरिया। और आर्के बैक्टीरिया की क्या हम बोल सकते हैं, उनकी क्या एक स्पेशल बात है, क्योंकि वो रह सकते हैं काफ़ी हार्श कंडीशंस में। और अगर हम थर्मोफाइल्स की बात करें तो वो काफ़ी हाई टेम्परेचर तक सस्टेन कर सकते हैं। तो आप बोलोगे कि हमने यहाँ पे DNA पॉलीमरेज क्यों नहीं ली? क्योंकि DNA पॉलीमरेज इतने टाइम तक रह ही नहीं पाती, वो डीनेचर हो जाती, इतने ज़्यादा टेम्परेचर तक नहीं रह पाती वो। तो इसलिए हम यहाँ पे टैग पॉलीमरेज का यूज़ कर रहे हैं। सो ये कहाँ से आएगी? थर्मस एक्विटिकस। जब हम पॉलीमरेज की बात कर रहे हैं तो हमें पॉलीमराइजेशन के लिए कुछ न्यूक्लियोटाइड्स की भी नीड होगी, है ना, क्योंकि हमें तो न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन कराना है, ये हमारा मोटिव है। तो हमें कुछ न्यूक्लियोटाइड्स भी चाहिए। अब हम जब यहाँ पे एंजाइम्स की बात कर ही रहे हैं तो एंजाइम्स के लिए आपको पता है कोफैक्टर्स की कितनी नीड होती है। तो हमें यहाँ पे कुछ कोफैक्टर्स भी चाहिए। अब देखो, आपने अनिलिंग में देखा कि हमें यहाँ पे प्राइमर्स की भी नीड हो रही थी। ऑलराइट, हमें यहाँ पे प्राइमर्स की भी नीड हो रही थी, तो हम प्राइमर्स भी चाहिए हमें। अब हम बना किससे रहे हैं? न्यू स्टैंड। हम पुराने स्टैंड, जो टेम्पलेट स्टैंड है, जो पेरेंटल स्टैंड है, उसी से तो बना रहे हैं ना। तो अब हमें टेम्पलेट स्टैंड की भी नीड है। और ये सबको ऐसा तो है नहीं कि आप ये सबको ऐसे ही मिक्स कर दो, इनको एक मीडियम तो चाहिए ना। सो दैट इज बेसिकली द PCR बफर। अब क्या होगा, ये सारा सामान आपने ले लिया, ये सारा सामान आपने ले लिया। एक एपेंड ऑफ ट्यूब होती है, एक छोटी सी ट्यूब होती है, उसमें आपने ये सब डाल दिया। सो दिस इज द
एपेंडॉफ ट्यूब। अब इस ट्यूब को आपने भेज दिया एक मशीन में, दैट इज द थर्मल साइक्लर। जहां पर क्या होगा, ये तीनों के तीनों स्टेप्स वहां पे परफॉर्म किए जाएंगे इन दैट पर्टिकुलर मशीन। तो देखो, अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें तो फर्स्ट इज द डीनेचुरेशन, जो कि होता है 94 डिग्री सेल्सियस पे। सो दैट इज बेसिकली द एवरेज टेम्परेचर। ऑलराइट, देखो डीनेचुरेशन में बेसिकली होगा क्या, हमें पता है कि हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट है। अब हमें जब न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन कराना है तो हमें ये दोनों को सेपरेट तो करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए टी जी सी ऐसे प्रेजेंट है, यहाँ पे टी ए सी जी, तो हमें ये दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट तो कराना पड़ेगा ना, जिससे कि हमारा फॉर्मेशन हो न्यू स्ट्रैंड का। तो बस वही हम कर रहे हैं डीनेचुरेशन में, हम बेसिकली ये दोनों को सेपरेट करा रहे हैं। अब पोलैरिटी क्या है, एक स्ट्रैंड होगा 3' to 5' और दूसरा होगा 5' to 3'। सो डीनेचुरेशन कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ पढ़ेंगे, दैट इज द अनीलिंग। अनीलिंग में क्या होगा, दो प्राइमर्स आएंगे, ठीक है। प्राइमर्स आर नथिंग बट द शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। वो डीएनए भी हो सकता है, वो आरएनए भी हो सकता है, और वो 3' एंड पे चुपचाप से रख के बाइंड कर देगा बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री नेचर। सो दीज आर द short stretch of nucleotides। ये बेसिकली इनिशिएट करवाएगा डीएनए रेप्लिकेशन को। तो अब देखो ये 3' एंड पे जाके यहाँ पे बाइंड हो गया, तो यहाँ पे क्या होगी इसकी, हम बोल सकते हैं 5' to 3' एंड। तो अब ये जो 3' एंड है इस प्राइमर का, वहां पे होगा फ्री OH ग्रुप, फ्री OH ग्रुप। अब क्या होगा, जब यहाँ पे फ्री OH ग्रुप है तो अब जब यहाँ पे न्यू न्यूक्लियोटाइड्स आते जाएंगे तो ये बॉन्ड उनके साथ बनाता जाएगा। ऑलराइट, लेकिन ये बॉन्ड यहाँ पे नहीं बनेंगे, वो उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी एक नेक्स्ट हम बोल सकते हैं स्टेप पे, दैट इज द एक्सटेंशन। क्योंकि हमें यहाँ पे एक्सटेंड ही तो कराना है विद द हेल्प ऑफ दिस न्यूक्लियोटाइड, विद द हेल्प ऑफ दिस टैग पॉलीमरेज। हमें क्या कराना है, हमें एक्सटेंशन कराना है, जिससे कि हमारे पास फॉर्मेशन हो जाए हमारे न्यू स्ट्रैंड की। ये रहा हमारा न्यू स्ट्रैंड, पॉलीमराइजेशन होती गई, हमारा न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता गया। तो बेसिकली यहाँ पे जिसकी नीड होगी दैट इज दैट टैग पॉलीमरेज, जो कि काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर पे रह सकती है। इसके अलावा वी नीड न्यूक्लियोटाइड्स। बिना न्यूक्लियोटाइड्स के हम सिंथेसिस कैसे करवाएं, तो हमें न्यूक्लियोटाइड्स भी चाहिए इस स्टेप के लिए। अब देखो, जब हमारा न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन हो चुका है, एज यू कैन सी हमारा न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन हो गया है, तो अब क्या होगा, 25 to 35 साइकिल्स के बाद बेसिकली अगर हमने सब कुछ सारे स्टेप्स बिल्कुल सही से किए हैं तो 2 से 4 घंटे लगेंगे, और हमारी जो फ्यू कॉपीज से हमारी बिलियंस ऑफ कॉपीज बन जाएंगी। आप समझ रहे हो, फ्यू कॉपीज से हमारा बिलियंस ऑफ कॉपीज हम सिंथेसाइज कर पाएंगे। सो इसी वजह से हम इसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये रहा एक साइकिल, तो यहाँ पे देखो ये कॉपीज बनी, ऐसे से सेकेंड साइकिल, थर्ड साइकिल, ऐसे से करके बहुत सारी हमारे पास बिलियंस ऑफ कॉपीज बनती जाएंगी। सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन है, सेकेंड क्वेश्चन है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंड डीएनए। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंड डीएनए। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स। क्या बोलते हैं हम उनको, मॉलिक्यूलर सीजर्स, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स पे एक्ट करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, ठीक है, और उनको बिल्कुल सीजर्स जैसे क्लीव करती है ना, बिल्कुल वैसे ही क्लीव करती हैं वो। तो यहाँ पे हमें बेसिकली देखना है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड डीएनए को। तो देखो, basically the restriction enzymes are obtained by the bacteria, or we can say obtained from bacteria
जो कि रिकॉग्नाइज करेंगी एक स्पेसिफिक साइट। ऐसे नहीं है कि वो पूरे डीएनए को जाके क्लीव कर देंगी, नहीं, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, ठीक है, और उन सब की एक डिफरेंट हम बोल सकते हैं रिकॉग्निशन साइट है, ठीक है। क्या है रिकॉग्निशन साइट? रिकॉग्निशन साइट, ठीक है, वहां पे जाके वो क्लीव करती हैं। अब जो एक्सोन्यूक्लियसेस एंडोन्यूक्लियसेस है वो भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में ही आती हैं। सो एक्सोन्यूक्लियसेस एंड एंडोन्यूक्लियसेस तो जो एक्सोन्यूक्लियसेस है वो बेसिकली क्लीव करती हैं टर्मिनल्स पे, क्लीव करती हैं इन द बेस पेयर एंड फॉस्फेडाइस्टर लिंकेज को बेसिकली क्लीव करती हैं एंड कोई हार्म कॉज नहीं करती नाइट्रोजनस बेस को। तो इनका काम है टर्मिनल्स पे जाके क्लीव करना। फॉर एग्जांपल दिस इज द डबल स्टैंडर्ड डीएनए, यहाँ पे जाके उन्होंने क्लीव कर दिया, ये वाला पार्ट बाहर आ गया, ठीक है, इस तरीके से। एंड यहाँ पे अगर हम एंडोन्यूक्लियसिस की बात करें तो टर्मिनल्स पे नहीं क्लीव करती, ये इन बिटवीन भी कर सकती हैं या फिर किसी और लोकेशन पे कर सकती है, बट टर्मिनल्स पे नहीं करेंगे क्लीव ये। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ई को R1 का एग्जाम्पल लें तो इसका एक सीक्वेंस है, ठीक है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस GAATTC, ठीक है, 5' to 3' देखो, अगर 3' to 5' देखोगे तो यहाँ पे आएगा CTTAAG। अब इसको अगर 5' to 3' रीड करो, ठीक है, तो GAATTC अगर सेम ओरिएंटेशन में, सेम ओरिएंटेशन मतलब 5' to 3' रीड किया ना, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड भी सेम ओरिएंटेशन में पढ़ो, मतलब सेम 5' to 3' पढ़ो, सो तो भी सेम आएगा GAATTC। एंड ये क्लीव करती है बिटवीन A and G, सो दैट इज गोइंग टू फॉर्म द स्टिकी एंड्स। जो कि हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जिसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब जब स्टिकी एंड्स फॉर्म हो चुके हैं तो हम अपना कोई भी फॉरेन डीएनए है या फिर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो हम ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम प्लाज्मिड में अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हम उसका एक्सप्रेशन करा सकते हैं अपने हेटेरोलोगस होस्ट में। तो ये जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है वो बेसिकली होता है 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड्स का, और वो आपको पता लग गया कैसे होता है कि अगर 5' to 3' पढ़ रहे हो तो सेम है, और अगर उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड पे भी सेम ओरिएंटेशन सेम रखोगे तो भी सेम ही होगा। फॉर एग्जांपल GAATTC 5' to 3' पढ़ोगे तो अब जो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, बैक्टीरिया के केस में क्या होता है कि अगर बैक्टीरियोफेज आ गया, ठीक है, हमने बोला कि इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया, डिफरेंट स्पीशीज होंगी, हीमोफाइलस से, ई कोलाई से ऑब्टेन होंगी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं, और जैसे कि इको R1, इको RV, ठीक है, हीमोफाइलस से HEAT3 सो एंड HindIII, तो ये ऑब्टेन होती है बैक्टीरिया से, ठीक है, इसका मतलब बैक्टीरिया के पास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो अब मान लो कि बैक्टीरियोफेज आया, ठीक है, अब ये है क्या, इनका काम क्या होता है, दीज आर द फेजेस दैट आर गोइंग टू अटैक द बैक्टीरिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब उसने अटैक किया बैक्टीरिया पे, बैक्टीरियोफेज ने, तो जो वायरल जीनोम आ गया बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है, अब क्या होगा, दीज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एक वो क्या करेंगे, वो उस पर एक्ट करेंगी, वायरस जो हमारा एक जीनोम आया है, एक फॉरेन जीनोम आया है, उसको ये जाके क्लीव कर देंगी, ठीक है। बट ऐसा भी हो सकता है कि ये बैक्टीरिया के जीनोम को भी क्लीव कर दें,
ऐसा भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरिया के जीनोम में मिथाइलेशन हो जाता है जिसकी वजह से ये ब्लॉक हो जाती है इनकी एक्टिविटी बैक्टीरिया के जीनोम पे। तो इन्होंने क्या किया, ये बेसिकली एक डिफेंस मैकेनिज्म है बैक्टीरिया का फ्रॉम द वायरस, या फिर हम बोल सकते हैं बैक्टीरियोफेजेस। ठीक है, अब देखो जो थर्ड वन है दैट इज द काइटिन, दैट इज द काइटिनेज। ठीक है, अब काइटिनेज है दैट मीन्स एज है, एज है ना यहाँ पे, तो एज का मतलब क्या है कि ये एक एंजाइम है। ठीक है, अब इसका सबस्ट्रेट क्या होगा, इसका सबस्ट्रेट होगा काइटिन। ठीक है, सो इट इज एन एंजाइम दैट इज गोइंग टू एक्ट ऑन द काइटिन। ठीक है, ये बेसिकली क्या करती है, देखो हमें पता है कि काइटिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जैसे कि फंजाई की सेल वॉल में या फिर एक्सोस्केलेटन में, ऑफ मोलस्कस, आर्थ्रोपॉड्स एंड आर्थ्रोपॉड्स। तो ये काइटिनेज जो होती है दैट इज गोइंग टू ब्रेक द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन द काइटिन। ब्रेक द लिंकेज ऑफ काइटिन। अब अगर कुछ ऑर्गेनिजम्स को अपनी काइटिन को एक रीशेप करना है तब भी वाली एंजाइम्स यूजफुल होंगी, या फिर अगर हमें फंगल डीएनए को आइसोलेट करना है तो भी हम कौन सी एंजाइम को यूज करेंगे, काइटिनेज। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज इट एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड ऑल द बेस्ट।